आज यही हमारा विशेष का विषय रहेगा, लाल किले से पीएम मोदी, नए भारत की नई उड़ान। आज हमारे विशेष का विषय है लाल किले से पीएम मोदी, नए भारत की नई उड़ान। लाल किले से पीएम मोदी, नए भारत की नई उड़ान। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तो लाल किले से पीएम मोदी, नए भारत की नई पहचान, ये हमारे विशेष का विषय रहेगा। लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण को क्या विशेष रहा है, उसमें हम बात करेंगे। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, जो कि डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सकलानी, दिनेश, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर, जिस तरह से, चूंकि आप शिक्षा के विभाग से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं, तो सबसे पहले आपसे प्रश्न यही रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज युवाओं की बात की और साथ ही साथ ये भी कहा कि 1 करोड़ युवाओं को स्किल्ड भी किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि कोचिंग, और ख़ासतौर पर जब माँ बाप इतने परेशान रहते हैं, प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया, तो ऐसे समय में तमाम युवाओं को, बच्चों को जो फ्री कोचिंग देने की बात कही गई, कैसे इसको देखते हैं कि एक नई शुरुआत है, ख़ासतौर पर एक जिसको कहते हैं कि जो सारी परेशानी थी उसको हल करने की एक नई शुरुआत देखते हैं। जी, ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ देखते हैं। देखिए, क्योंकि ये व्यावहारिक प्रश्न है आज के समय में, और उसकी समस्या की जड़ माँ बाप ही हैं, जो कि अपने बच्चों पर और अपने पे विश्वास खो चुके हैं। तो कोचिंग उनके लिए एकमात्र रास्ता दिखाई देता है। और ये सत्य है कि देखिए, बहुत दूर दूर से माँ बाप बच्चों को अपना पैसा बचा के किसी प्रकार से कोटा और तमाम जगह भेजते हैं, और वहाँ पे बच्चे किस स्थिति में रहते हैं, दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में कैसी बड़ी विकट परिस्थितियों में रहते हैं। और कई बच्चे, पिछले साल देखा आपने, पानी में डूब के मर गए, कुछ हो गए। ये प्रधानमंत्री जी के मन को छू गई ये चीजें। और फिर उन्होंने देखा कि जब प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में समान अवसरों की बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी एक इंक्लूसिविटी की बात की गई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कदम बड़ा स्वागत योग्य है। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कदम है कि अगर कोचिंग घर में बैठ करके बच्चा ऑनलाइन गुणवत्तापरक, सारे शिक्षक जो उच्च कोटि की कोचिंग दे सकते हैं, वो फ्री में अगर कोचिंग देंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और घर से बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। जो कल्चरल शौक होता है, माँ बाप की चिंता होती है, पैसा होता है, ये सब संसाधन जो है न होते हुए भी बच्चा अपने घर में आराम से रह करके कोचिंग का अवसर उठा सकता है। और ये बड़ा डेमोक्रेटिक एक कदम प्रधानमंत्री जी का है। इससे बहुत बड़ा फायदा बच्चों का होने वाला है। उनके आत्मविश्वास उनका जगेगा, माँ बाप की चिंता दूर होगी, और वो स्वच्छंद रूप से एक मजबूत मन स्थिति के साथ अपने घर में रह करके कोचिंग का फायदा उठा सकते हैं। इसमें एक चीज जो लोग कहते हैं कि बहुत डेडिकेटेड नेटवर्क और ये सब होना चाहिए, मैं कहता हूं अगर माँ बाप बच्चों को दूर भेजते कितना खर्चा करते हैं। स्मार्ट सिस्टम, एक सिस्टम खरीदने में उनका कुछ भी इतना खर्चा नहीं होगा। अगर सरकार की तरफ से सुविधा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी है तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि बच्चे को अपने से दूर भेजने में, रखने में कितना खर्चा आता है, कितनी असुरक्षा की भावना आती है। एक स्मार्टफोन या लैपटॉप दे देंगे बच्चे को तो उनका समस्या खत्म हो जाएगी। बच्चा पास में रहेगा, घर में रहेगा, खाएगा, स्वच्छ खाना खाएगा। और परीक्षा की जो उत्तेजना है, जो व्यवस्थाएं, दिक्कतें पैदा होती हैं, उन दिक्कतों से बच जाएगा, सुरक्षित भी रहेगा। और जब सुरक्षा की भावना रहेगी, पैसे की जरूरत कम होगी, तो माँ बाप भी उनका आत्मविश्वास जागेगा और उनको लगेगा कि हमारा बच्चा, और इसका परिणाम निकलेगा, मैं बता रहा हूँ जी। लेकिन अगर इसको क्या देश के पहले कोचिंग इक्विटी के तौर पर आप इसको देख सकते हैं? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए ना कि तमाम नए क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में, जहां तक शायद दूसरी मुश्किलें हैं साथ में, और उसके साथ ही साथ अगर आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है वो वर्ग भी अब उतने ही स्पेशलाइज्ड टीचर्स की कोचिंग पा सकेगा। ये अपने आप में एक नई शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल नई शुरुआत है, और ये एक, मैं समझता हूं कि एक अद्भुत कदम है प्रधानमंत्री जी का। और पहली बार हो रहा है ये कि वो इंक्लूसिविटी और इक्विटी दोनों चीजें हैं इसमें। दोनों चीजें हैं, केवल इक्विटी नहीं है, इंक्लूसिविटी भी है। सबको इंक्लूड, सब सम्मिलित हो सकते हैं। अब देखिए, बहुत मैं जानता हूं ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, पैसा भी अगर है माँ बाप के पास, तो उनका जो डर है ना कि बच्चा कहीं भेजूंगा
पता नहीं कैसे रहेगा। और आप देखते हैं कोटा जैसी जगहों में कहाँ कहाँ बच्चे किस प्रकार की स्थिति में सुइसाइड भी कर लेते हैं। उनका मानसिक रूप से वो परेशान रहते हैं, माँ बाप से दूर होने का ही एक बड़ा शौक लगता है, कितने दिन एडजस्ट होने में लगते हैं। तो वो पढ़ाई लिखाई तो बात की बात है, पहले तो ये कल्चरल शौक जो है उससे उभरने की बात है, घर से दूर होम सिकनेस है वो सब चीज हो जाएगी। और ये इसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। और जो ये परीक्षाओं की दिक्कतें हैं वो भी बहुत इससे एड्रेस होने वाली है। जी बिल्कुल। और कोचिंग सेंटर जो इस प्रकार के 5 स्टार कोचिंग सेंटर हैं जो बहुत पैसा लेते हैं वो करते हैं, उन सब के लिए एक सबक भी हुआ, वो भी अब इसमें पहल करेंगे कि बच्चों को मुफ्त में कोचिंग जो है डिजिटल माध्यम से देने की शुरुआत करेंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सराहना और स्वागत करना चाहिए। और इसका परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए बहुत क्रांतिकारी होने वाला है। जी निश्चित तौर पर। और जब हम समान अवसर की बात करते हैं प्रोफेसर दिनेश, तो ये इससे बड़ा और अवसर हो नहीं सकता जब सबको सभी पढ़ने वाले बच्चों को एक समान अवसर मिल सकेगा। इंक्लूसिविटी की बात आपने कही ही, इक्विटी की भी बात आपने कही। 1 करोड़ से अधिक युवाओं को एआई ट्रेनिंग, ये कितना, एक शिक्षाविद के तौर पर आप इसको कितना बड़ा अभियान, कितना बड़ा कदम मानते हैं? क्योंकि तकनीक लगातार बदल रही है और उस तकनीक को आत्मसात करना हमारे युवाओं के लिए बेहद जरूरी है। और ऐसे में ये 1 करोड़ की संख्या और उनको ट्रेनिंग, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये एआई आज का सत्य है और इससे बच नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एआई पता नहीं कैसे क्या है, मगर जब 1 करोड़ युवाओं को इसमें हम ट्रेंड कर देंगे तो 1 करोड़ युवा उस तकनीक से जुड़ करके जो डिस्रप्शन टेक्नोलॉजी में हो रहा है, एक तो उससे वो लगातार परिचित होते रहेंगे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो क्या रहा है, दूसरे जो टूल्स हैं उन टूल्स से वो परिचित होंगे और जो उसका फायदा है। अब एआई का फायदा माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा और एक अन्य समय में कहा था कि एआई किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। जब एआई समिट हुआ था, ये एआई इम्पैक्ट समिट भारत का हुआ था विश्व स्तरीय, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि एआई आपको किस बात में मदद करेगा कि आपको कोई पुस्तक खरीदनी है किसी विषय पे तो वो ये बता देगा कि ये पुस्तकें इसमें अच्छी हैं। मगर उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि पुस्तक लेकर के पढ़ना आपका काम है। ये नहीं कि एआई से पुस्तक पढ़े, एआई से आप संसाधन ढूंढिए, उन संसाधनों का प्रयोग जो है आप अपने आप करिए, बजाय एआई पे डिपेंड होने का। क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है टेक्नोलॉजी इज अ सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का। अब देखिए, एक समय था जबकि कंप्यूटर की बात आती थी तो बहुत डरते थे लोग कि कितने जॉब चले जाएंगे, मगर कंप्यूटर के आने से कितने जॉब खुल गए और बहुत बड़ा क्षितिज हमारे लिए खुला हुआ है। घर में बैठ करके एआई की मदद से बच्चा अमेरिका में नौकरी कर सकता है अपने घर में रह करके। एआई इनेबल्ड करने वाला है। अब इतना डाटा एनालिस्ट की जरूरत है, इतने सारे जॉब आगे आने वाले हैं एआई के माध्यम से, कृषि के क्षेत्र में हो या सुरक्षा के क्षेत्र में हो या मौसम के विज्ञान के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में। और एआई तो हमारे एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम है उसमें हम एआई को ला रहे हैं। कक्षा 3 से 8 तक जो है हमारा एआई और जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है उसका हम एक एक्टिविटी बुक वगैरह ला रहे हैं। फिर कक्षा 9 से अभी हमने कक्षा 9, 10, 11 के लिए एक मॉड्यूल एआई का तैयार कर लिया है, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। और फिर अगले साल से एआई की पाठ्य पुस्तक भी आ जाएगी। ऐसे समय में एआई इनेबल्ड जनरेशन बहुत जरूरी है, जो कि विश्व स्तर पर केवल जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बने, उनको जॉब ही नहीं चाहिए होगा, वो स्टार्टअप के माध्यम से एआई के तमाम ऐसे चीजों को ला करके उनको जरूरी 1 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है और भारत इसका मास्टर बनेगा, हब बनेगा इन 1 करोड़ की बदौलत, जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी शुरुआत की है। आगे आने वाले सालों में देखेगा कि एआई का हब जो है भारत बनने जा रहा है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस समय इस अवसर का हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पहल हमको सशक्त बनाएगी। जी निश्चित तौर पर ये गेम चेंजर होने जा रही है। और जिस तरह से कहते हैं कि जो हमने स्किल ली है, जो ट्रेनिंग ली है, वो दरअसल हमारे रोजगार में, हमारे प्रोफेशन में वो काम आ सके और हम जैसा कहा ना कि बदलती हुई तकनीक में जो हमारे युवा हैं उसको आत्मसात कर सके। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान प्रफुल्ल केतकर जी, जो कि एडिटर हैं, ऑर्गेनाइजर के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभाषण, खासतौर पर अगर युवाओं की बात कही जाए तो युवाओं को उन्होंने केंद्र पर रखा, आह्वान भी उन्होंने किया विकसित भारत के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसी भी कोई चीज नहीं है जिसको हम बदल ना सके। एक तरह से हर चीज में उन्होंने एक्सेल करने की बात कही, कठोर परिश्रम के जरिए। मसलन जैसे उन्होंने कहा कि जो हमारे बैंक्स हैं,
तो हम क्यों नहीं टॉप 5 बैंक्स में दुनिया के बन सकते हैं? जब हम 500 फॉर्च्यून कंपनीज की बात करते हैं तो उसमें 50 टॉप कंपनीज या उस 50 में भारत की हिस्सेदारी क्यों ना हो? जो हमारा विजन है उसको लेकर चलना है। समय अब यही है और सही समय है। कैसे आकलन करेंगे आप? देखिए निखिल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सप्तधारा की बात की उसमें मैन्युफैक्चरिंग और कृषि और ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने बोली ही। भारत के सॉफ्ट पावर के बारे में भी बोला। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, बहुत बार ऐसे होता है कि हम कुछ बस मिस कर देते हैं या कुछ बदलाव की अपेक्षा करते हैं और उसमें हम स्केल अप तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं है तो विश्व में स्वीकार्यता नहीं होगी। तो उन मापदंडों पर हमको क्वालिटेटिवली भी हमको अपने आप को विश्व के मापदंडों पर खरा उतरना है जी। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, तो हम जो भी करें वो बेस्ट करेंगे और विश्व के मानकों पर खरे उतरेंगे। ये मानसिकता कॉम्पिटिटिव, आज प्रधानमंत्री जी ने जैसे खेलकूद के बारे में भी बार बार उल्लेख किया, पहले भी करते रहे हैं, लेकिन आज जैसे उन्होंने कहा कि हम 2036 की ओलंपिक की दावेदारी तो कर ही रहे हैं, सशक्त दावेदार है। 2030 में हम कॉमनवेल्थ को होस्ट करेंगे, लेकिन ओलंपिक के 2/3 इवेंट्स ऐसे हैं जहां पे हम क्वालिफाई नहीं होते। तो 5 से 15 के बच्चों को क्या हम उस आयु वर्ग से ही खेलकूद के क्षेत्र में उनको ग्रूमिंग कर सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि हमको अभी ये लंबी सोच के साथ, हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास एक युवाओं की शक्ति है, उस युवाओं की शक्ति को हमको गुणात्मक दृष्टि से भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे और तभी हम सही मायने में जो बदलाव देखना चाहते हैं व्यवस्थागत दृष्टि से भी और विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियां, क्योंकि आज वैश्विक परिदृश्य पूरी तरीके से बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में अभी कोई बात नहीं करता। जो वैश्विक पटल पर WTO के माध्यम से सारी विश्व की पूरी बाजार कंट्रोल होगा, ये एक मानसिकता बनी हुई थी। अब हम 1-to-1 FTA में जाने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको उस देश की आवश्यकता के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज भी करना होगा और उसके साथ साथ क्वालिटेटिवली उसको ग्लोबल सप्लाई चेन में हमें अपने आप को वन अप में चीप में आगे भी रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंज भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी भारत के युवा के लिए और भारत के उद्यमी शक्ति के लिए है। जी, एक बात प्रधानमंत्री ने बहुत सारे जिसको कहते हैं कि टीजर्स भी दिए युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और बहुत सारी बातें भी उन्होंने बताई। एक बात उन्होंने कही कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया गया है, बावजूद उसके जो बौद्धिक नक्सली हैं वो अभी शेष है और वो यदा कदा अपनी बातें इस तरह से लेकर आते हैं। उनको साइडलाइन करना, उनसे सजग रहना बेहद जरूरी है। कैसे आप देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये? निखिल जी, नक्सलवाद की विचारधारा जो है वो कभी भी जंगलों में नहीं थी। जंगलों में जो बंदूक लेकर खड़ा था जनजाति का व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का, ST ट्राइबल कम्युनिटी का, उसको कोई माओ मार्क्स लेनिन से लेना देना नहीं था। उसको तो पता भी नहीं था बेचारे को। उसकी तो दिक्कतें अलग थी। लेकिन इन नक्सलवाद की विचारधारा जो विश्वविद्यालयों में पनपी, जो NGOs के थ्रू पनपी, उनको एक स्ट्रेटेजिक ग्राउंड चाहिए था। उस स्ट्रेटेजिक ग्राउंड के रूप में उन्होंने इन जनजाति के लोगों को उपयोग किया। उनकी समस्याओं को एक तरीके से उन्होंने ओन कर लिया और उसके नाम पर जैसे मानो के ट्राइबल इश्यूज कर लड़ने वाले यही है, लेकिन इनका मेन बेस कभी भी वो नहीं था। इनका बेस तो हमेशा ही अर्बन सेक्टर में, एकेडमिक फील्ड में, मीडिया में, NGO सेक्टर में रहा है। और वहां से इस विचारधारा को, जो अराजकतावादी विचारधारा है, जो संविधान विरोधी विचारधारा है, जो हिंसा के आधार पर बदलाव लाना चाहती है जी, तो उसके कुछ हमने लक्षण पहले भी देखे जब पुणे में घटनाक्रम हुआ था और उस समय एक बहुत बड़ा माओवादी नेटवर्क पकड़ा गया था। बहुत बड़ा चार्जशीट भी उसमें फाइल हुआ और बहुत सारे लोग आज भी जो UAPA के अंदर केसेस फेस कर रहे हैं,
वो अपने आप को कोई पोएट कहता है, कोई पत्रकार कहता है, कोई जेएनयू का स्कॉलर कहता है, लेकिन मूल मानसिकता हिंसा के आधार पर संविधान और लोकतंत्र को उखाड़ कर फेंकने की है। उस मानसिकता को पहचानना, क्योंकि वो एक कोई अलग बुर्खा पहनकर आते हैं, कोई अलग नकाब पहनकर आते हैं, एक ऐसा मास्क लगा कर आते हैं कि जैसे मानो ये बहुत बुद्धिजीवी हो, बहुत बदलाव लाना चाहते हो, जैसे मान लो कि वो किसी एक वर्ग के हितों की बात कर रहे हो, लेकिन वास्तविक उनका उद्देश्य, जी बिल्कुल, वास्तविक उद्देश्य कुछ और है और युवाओं को खासतौर पर इनको पहचानने के लिए कहा है। बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए प्रोफुल्ल केतकर जी और प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।